हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं सब आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? चल रही है ठीक ठाक? चलिए, अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम लोग एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से उसके एक्सिस के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन देखेंगे। मतलब किस फॉर्मूले से, किस तरीके से हम एक रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, ये कितना होगा और फिर इसका यूज किस तरीके से होगा। तो अभी हम लोग अगले चार डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं। यहां पे हमारे पास रिंग है यूनिफॉर्मली चार्ज, लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड उसके एक्सिस पे देखना है। एक्सिस जैसे अगर ये आपके पास कोई रिंग है तो ये सेंटर है, तो एक्सिस एक वैसे लाइन को कहते हैं जो कि उसके सेंटर से गुजरे और उस रिंग के परपेंडिकुलर हो, रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर हो। मतलब रिंग के सेंटर से गुजरने वाला लाइन जो कि उसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो, वैसे लाइन को हम लोग उस रिंग का एक्सिस कहेंगे। तो जैसे यहां पे एक्सिस लिखा गया, इसका सीधा मतलब है लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग passing through its center। मतलब इस पार्ट में हमारे रिंग के ऊपर कुछ चार्ज रहेंगे यूनिफॉर्म बटा हुआ। मान लीजिए क्यू चार्ज है। अगर लेमडा दे रखा है तो हम लोग लेमडा से क्यू निकाल सकते हैं, क्यू से लेमडा निकाल सकते हैं, क्योंकि लेमडा बराबर चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर मान लीजिए यहां पे लेमडा दे दिया गया तो हम लोग लिख देंगे लेमडा बराबर क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। टोटल लेंथ है 2 पाई आर, अगर इसका डेस आर है तो। और अगर आंसर में लेमडा लेकर आंसर दिया है तो हम लोग लेमडा सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। अगर क्यू के फॉर्म में आंसर दिया है तो जहां जहां लेमडा है वहां पे लेमडा इंटू 2 पाई आर करके आंसर को लेमडा भी ले आएंगे। मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन है, लेमडा में है तो लेमडा में, क्यू में है तो क्यू में, हम लोग इस तरीके से आंसर को ट्रांसफॉर्म करेंगे। फिलहाल हम लोगों से ये जानना चाह रहा है कि इस रिंग की वजह से इसके एक्सिस पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। तो इसका एक्सिस ये लाइन है जो कि इसके प्लेन मतलब बोर्ड के परपेंडिकुलर भी है और सेंटर से गुजर रहा है। और इस जगह पे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है कि बताइए इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो थोड़ा सा इस डायग्राम को हम लोग यहां पे तो पॉइंट नहीं बना सकते, तो इसको थोड़ा सा 90 डिग्री से झुकाते हैं। तो वैसे केस में हम लोग को रिंग ऐसा दिखेगा। ये डॉटेड कहने का मतलब है कि ये हिस्सा अंदर की तरफ है, मतलब रिंग कुछ ऐसे रखा हुआ है। ये उसका सेंटर है और इसका एक्सिस ये लाइन है। एक्सिस मतलब ये रिंग का एक्सिस था, इसको 90 से झुका दिए, 90 से रोटेट कर दिए ताकि एक्सिस बोर्ड पे आ गया। तो ये वाला हिस्सा है वो बोर्ड के अंदर चला गया होगा और जो ये हिस्सा है वो बोर्ड के बाहर आ गया होगा। तो उसी को हम इस तरीके से दिखाए हैं। ये पूरा का पूरा हिस्सा जो पूरे लाइन से दिखाया गया वो बोर्ड के बाहर है, यहां से लेकर यहां तक, और बाकी हिस्सा बोर्ड के अंदर है और एक्सिस अपने बोर्ड के प्लेन में। ये एंगल ऑफ कोर्स 90 होगा, ये रिंग का प्लेन है और ये एक्सिस 90 डिग्री का एंगल। ये इसका रेडियस आर है। इसके ऊपर चलिए चार्ज दे दिया गया, मान लेते हैं टोटल चार्ज क्यू है। और चूंकि ये चार्ज यूनिफॉर्म है तो हम लोग लिख पा रहे होंगे लेमडा बराबर क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। अगर सवाल को लेमडा में करना है तो लेमडा में कर लेंगे, क्यू में करना है तो क्यू में कर लेंगे। ये उसके एक्सिस पे कोई एक पॉइंट पी है जो कि सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर है।
और इस जगह पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अब सोचिए, अगर यहां पे कोई एक रिंग है, ये उसका एक्सिस है, तो बाई सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स एक्सिस, क्योंकि ये इस पॉइंट पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और डायमेट्रिकली अपोजिट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों का रिजल्टेंट अलोंग द एक्सिस। तो बाई सिमेट्री अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्सिस की तरफ होगा। तो रिजल्ट हम लिख रहे हैं पहले, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ही होगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे दूर, और अगर ये नेगेटिव होता तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग उल्टा कर दिए होते। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 होता है। और अगर डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन इज अलोंग एक्सिस। तो रिजल्ट यही है, यूज इसी का होगा। जब भी कहीं किसी सिस्टम में रिंग आएगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज कर रहे होंगे एक्सिस पे। के चार्ज ऑफ द रिंग क्यू, एक्स मतलब सेंटर से कितनी दूरी पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। यहां पे एक्स ये है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम सेंटर। तो एक बार इस रिजल्ट को याद करें, इलेक्ट्रिक फील्ड के का मैग्नीट्यूड रिंग के एक्सिस पे, जो कि सेंटर से x डिस्टेंस दूर है, मैग्नीट्यूड के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 होता है। कितना होता है? के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। एक बार फिर से रिपीट करें, एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण उसके एक्सिस पे सेंटर से x डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 फॉर्मूले से लिख दिया जाएगा। तो ओवरऑल यूज इसी का है, फिजिक्स इतना ही है। आपके पास एक रिंग है, रिंग का कोई एक्सिस है, एक्सिस पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी लिखना पड़ेगा, तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर लीजिए, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। कैसे होता है ये तो खुद में एक सवाल है, इसको हम लोग डिराइव करेंगे, लेकिन पहले इस रिजल्ट को हम लोग इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देखा जाए तो के कैपिटल क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, ये मैग्नीट्यूड है। हम यहां पे देख पा रहे हैं कि अगर x का वैल्यू 0 कर दिया जाए, इफ x बराबर 0, मतलब इस x को 0 करेंगे मतलब हम लोग सेंटर पे आ गए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, x को 0 रखेंगे, ये पूरा मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, 0 से कुछ भी गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा। ये तो हम पहले से जानते हैं कि रिंग के सेंटर पे तो हमेशा ही इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है अगर उस पे चार्ज यूनिफॉर्म हो। तो ये कोई नया रिजल्ट नहीं, तो पिछला रिजल्ट है जो कि यहां से ही प्रूफ हो गया, क्योंकि सेंटर एक्सिस का भी तो एक पॉइंट है ना, सेंटर अपने एक्सिस पे ही तो लाई कर रहा है, और अभी जो हम लोग रिजल्ट निकाल रहे हैं वो एक्सिस का है। तो डेफिनेटली ये वाला इक्वेशन सेंटर पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताएगा। आप देख सकते हैं बता रहा है, कितना बता रहा है? 0, जो कि हमारे पिछले रिजल्ट से मैच भी कर रहा है। ये अगर x बहुत बहुत बड़ा कर दिया जाए r से, मतलब हम लोग एक रिंग की वजह से बहुत दूर जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो वैसे केस में x बहुत बड़ा है तो एक्स स्क्वायर तो बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा आर स्क्वायर से। तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट करना बहुत आसान है,
तो इस कंडीशन में हम लोग लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 को, देखिए आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट कीजिए क्योंकि आर बहुत छोटा है एक्स से, तो टेंड टू जीरो, तो समुद्र में एक आध बाल्टी पानी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बचा एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, टू टू कैंसिल होकर ये मिलेगा एक्स क्यूब। इसका मतलब इस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, इसका मतलब के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। और अगर आपको याद हो तो ये पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है, फॉर्मूला ऑफ पॉइंट चार्ज। मतलब हम तो रिंग पढ़ रहे हैं, फिर ये पॉइंट चार्ज क्यों आ गया? तो बात ये है जनाब कि जब आप रिंग से बहुत दूर चले जाएंगे तो क्या रिंग दिखेगा या वो पॉइंट दिखेगा? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक स्टार आपसे बहुत दूर है तो क्या वो आपको बड़ा सा दिखता है या एक पॉइंट की तरह दिखता है? तो अगर पॉइंट की तरह दिख रहा है तो पॉइंट का रिजल्ट आएगा। ठीक वैसे ही जब आप रिंग से बहुत दूर चले जाएंगे तो वो रिंग कहां दिखेगा, फिर तो वो पॉइंट दिखेगा। और अगर पॉइंट दिख रहा है, इसी वजह से पॉइंट का फॉर्मूला आ रहा है। जो चीज हम लोग देख पा रहे हैं उसी की तरह उसका बिहेवियर है। क्योंकि बहुत दूर में रिंग का विजिबिलिटी, जो रिंग दिखेगा वो पॉइंट की तरह, इसलिए उसका बिहेवियर भी उस जगह पे पॉइंट चार्ज की तरह आ रहा है। अब अगर हम लोग इनफाइनाइट सेपरेशन पे चले जाते हैं, मतलब x टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब बहुत बड़ा कर दिए x को, तो x अगर इनफाइनाइट हो जाएगा तो समथिंग बाई इनफाइनाइट ये तो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से जीरो हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पे, मतलब उसके एक्सिस पे वेरी कर रहा है। जब आप रिंग के सेंटर पे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। जब आप आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है, बदल रहा है इस फॉर्मूले से। लेकिन जब आप इनफाइनाइट सेपरेशन पे चले जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फिर से जीरो हो गया। जबकि जीरो और इनफाइनाइट के बीच में इनफाइनाइट पोजीशंस है जहां पे उसका वैल्यू जीरो नहीं है। तो अब इसका ग्राफ, इसका प्लॉट थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के साथ डिपेंड कैसे कर रहा है। तो देखिए, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करूं, जैसे एक रेफरेंस के लिए रिंग ले रहे हैं, ये उसका एक्सिस है जिसको हम लोग एक्स एक्सिस मान रखे हैं। इस वाई एक्सिस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने जा रहे हैं। ये केवल रेफरेंस लिया गया कि रिंग कुछ इस तरीके से पड़ा हुआ है। ये सेंटर, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज था तो डायरेक्शन तो आगे ही रहेगा, तो आगे के डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव और पीछे के डायरेक्शन को हम लोग माइनस लेंगे। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी का साइन पॉजिटिव होगा, लेकिन दूरी बढ़ने के कारण ये धीरे धीरे कम होता जा रहा होगा, कम होता जा रहा होगा, मतलब पॉजिटिविटी कमता जा रहा होगा। और इनफाइनाइट सेपरेशन हो जाने के बाद ये पॉजिटिव की तरफ से जीरो पे टेंड कर रहा है। मतलब यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, बीच में जीरो नहीं है क्योंकि बीच में इस फंक्शन से बदल रहा है। तो यहां से यहां तक जाने के तीन तरीके, या तो सीधे निकल जाइए, मतलब हर वक्त जीरो, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये एक्स का फंक्शन है। अगर ई बराबर जीरो होता तो ये ग्राफ पॉसिबल हो सकता था, मतलब सीधे नहीं जा सकते। अब एक तरीका है नीचे से निकल जाइए, लेकिन नीचे से निकलेंगे तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने एक्सिस बनाया तो ऊपर पॉजिटिव तो नीचे का साइन नेगेटिव। अगर आप नीचे से जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग एक्स पे नेगेटिव मिलता, जबकि डायरेक्शन तो आगे की तरफ होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब एक ही साइन पॉसिबल है और वो ऐसा है। मतलब जीरो से जीरो जाना है तो बीच में एक बार मैक्सिमम हो रहा होगा। आप यहां देखिए, ये एक वो एक्स है जिस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सबसे ज्यादा है, ई मैक्सिमम। मतलब ये एक फंक्शन है जो कि किसी
पर्टिकुलर एक्स पे मैक्सिमम वैल्यू देना जा रहा है, क्योंकि सेंटर एक्स बराबर 0 पे भी 0 वैल्यू दे रहा है, इनफाइनाइट पे भी 0 वैल्यू दे रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में एक वैसा एक्स भी मिलेगा जहां पे इसका वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा। अब अगर पीछे की तरफ ग्राफ को प्लॉट करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पीछे हो जाएगा, तो बिल्कुल आइडेंटिकल ग्राफ बनेंगे, लेकिन कुछ इस तरीके से ये -x बन जाएगा, बिल्कुल इसका आइडेंटिकल बनेगा। तो बात है कि ये x कितना और ये कैसे निकालेंगे। अब ये सॉल्व करने के लिए हम लोगों को थोड़ा मैथमेटिक्स का हेल्प लेना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड x का फंक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ x। तो मैक्सिमम निकालने के लिए फॉर मैक्सिमा ऑफ E हम लोगों को एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड को x के साथ डिफरेंशिएट करके 0 करना पड़ेगा, और जब आप ये मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा x बराबर ±r डिवाइडेड बाई √2। ये आप कर सकते हैं, आप इसको एक बार x के साथ डिफरेंशिएट कर लीजिए, 0 कर लीजिए, और जब आप ये काम करेंगे तो आपको x बराबर के दो वैल्यू मिलेंगे, एक +r/√2 और दूसरा -r/√2। पॉजिटिव कोऑर्डिनेट मतलब ये होगा +r/√2। ये आप करके देख सकते हैं, ये मैथमेटिक्स है, ये फिजिक्स का पार्ट नहीं है। और ये है -r/√2। तो ये x का वो वैल्यू है जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे मैक्सिमम मिलने जा रहा है। तो फिर अब सवाल बनता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू होगा कितना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम लिखने के लिए आप बस इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी आपके पास इक्वेशन है वहां पे x बराबर r/√2 सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। मतलब इस इक्वेशन में x बराबर r/√2 सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो ये r/√2 यहां r²/2 प्लस r² मतलब 3r²/2 पावर 3/2। तो पहले r² का पावर 3/2, ये तो नीचे r³ मिलेगा, डिवाइडेड बाई 2 का पावर 3/2, ये होने जा रहा है 2√2। और जब ये ऊपर जाएगा तो 2√2 डिवाइडेड बाई ये नीचे यहां से √2 मिलेगा, √2 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर 2 बचेगा, तो 2k3 एक r है, नीचे r³ है, नीचे साथ ही साथ 3√3 भी है, तो यह r²। तो ये कोई बड़ा रिजल्ट नहीं है, आप इस फॉर्मूले में x की जगह r/√2 रख लीजिए, ये रिजल्ट आ जाएगा। मैथमेटिक्स है, ये सबको आता हो। ये एक बार डायरेक्टली भी पूछ चुका है एग्जाम में, आगे भी पूछ सकता है, ये मेन और नीट दोनों के लिए रेलेवेंट है, तो आप इसको डायरेक्टली याद भी रखिएगा। तो अभी तक ये सारी बातें जो हम लोग देख रहे हैं ये रिंग के रिस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या बातें सीख चुके हैं हम लोग। सबसे पहली बात, एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण उसके एक्सिस पे किसी डिस्टेंस x दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड k/q(x डिवाइडेड बाई r² प्लस x² का पावर 3/2 होता है। अगर x का वैल्यू 0 कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। अगर x बहुत बड़ा हो जाता है रिंग के रेडियस से, तो वैसे में ये रिंग एक पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला फॉलो करना शुरू कर देता है। और अगर हम लोग एक्सिस पे बहुत दूर इनफाइनाइट सेपरेशन आ जाते हैं तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर्टिकुलर पोजीशन पे 0 होगा। और अगर उसका ग्राफ प्लॉट करें तो कुछ इस नेचर का ग्राफ आता है, और इस ग्राफ में हम देख पा रहे हैं कि एक वैसा भी एक्स है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम है, यहां पे मैक्सिमम है, ऐसा नहीं कि यहां मैक्सिमम नहीं है, बस मैग्नीट्यूड इतना ही है, बस पोलैरिटी माइनस लगा होगा क्योंकि ये नीचे बना हुआ है। तो फिर हमसे पूछेगा कि वो एक्स बताओ जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा। ये एक मैथमेटिक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स का फंक्शन है, एक बार उसको एक्स के साथ डिफरेंशिएट करेंगे और 0 कर देंगे।
और ऐसा करने के बाद हमको मैथमेटिकल रिजल्ट मिलेगा x बराबर प्लस माइनस r/√2। ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली याद रखिए हमेशा। यहां बोर्ड पे जितनी भी बातें लिखी गई सब के सब एकदम गेट बाय हर्ट होना चाहिए, एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए बच्चों सवाल करने के लिए, क्योंकि सवाल करने के लिए इन्हीं बातों का बार बार यूज होता रहेगा। ये डेरिवेशन इसका क्या है, ये अभी हम लोग डेराइव करेंगे कि कैसे आता है, वो रिलेवेंट नहीं है यहाँ पे कि ये कैसे डेराइव हो रहा है। सवाल जब आप कर रहे होंगे तो रिंग को यूज कर रहे होंगे, और रिंग के किन बातों का यूज होगा, तो रिंग के इन्हीं बातों का यूज होगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, ये वो एक्स है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है, और ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है। जब बहुत दूर चले जाते हैं तो ये पॉइंट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है, इनफाइनाइट पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। तो यही चार बातें हैं जो बार बार आपका यूज होता रहेगा सवाल करते वक्त। तो एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो अभी हमारे पास एक सवाल है, एक रिंग है, इस पे टोटल चार्ज Q यूनिफॉर्म बटा हुआ है, ये उसका एक्सिस है। इसके सेंटर पे एक छोटा सा चार्ज -Q और इसका मास m है, ये एक्स एक्सिस है। Q चार्ज यूनिफॉर्मली बटा हुआ है पूरे रिंग पे, और हमसे कह रहा है प्रूव दैट चार्ज -Q performs SHM for small displacement along axis. Also find its time period of oscillation. Neglect gravitational force. इस तरह के सवाल में अक्सर ये डेटा दिया जाएगा। तो ये एसएचएम का सवाल है, चार्ज यहां पड़ा हुआ है, इसको हल्का सा एक्स की तरफ डिस्प्लेस कर दिया जाए, तो आपको प्रूव करना है कि ये एसएचएम है, और उस एसएचएम का टाइम पीरियड भी निकालना है। आप कोशिश कीजिए, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, आप कोशिश कीजिए। तो अब तक ये सवाल आपसे हो गया होगा, आप एक बार हमसे आंसर इमेज कर लीजिए, और फिर आप, अगर आपसे नहीं हुआ तो आप कोशिश कीजिए ये पहचानने का कि कहां पे आपसे नहीं हुआ, ताकि अगली बार ये दिक्कत ना हो। ये सवाल एसएचएम का है। सबसे पहले हम लोग इस चार्ज -Q को यहां से खिसका के एक्सिस पे यहां ले आते हैं, जो कि इसके सेंटर से x डिस्टेंस दूर है। अब चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इस वजह से हम जानते हैं कि इस रिंग चार्ज के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आगे की तरफ होगा, आगे की तरफ। और चूंकि यहां पे एक टेस्ट चार्ज -Q पड़ा हुआ है, तो -Q एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, मतलब इस -Q चार्ज पे फोर्स सेंटर की तरफ होगा। और इसी फोर्स को हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि ये फोर्स इस चार्ज को फिर से सेंटर की तरफ लाने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हम लोग जानते हैं एट डिस्टेंस x एक चार्ज के कारण KQX डिवाइडेड बाई R² प्लस X²,
एक रिंग चार्ज के कारण उसके एक्सिस पे अभी जस्ट पड़े हैं, और यहां पे एक टेस्ट चार्ज माइनस क्यू है, तो रीस्टोरिंग फोर्स ये है Q इंटू ई, मतलब K कैपिटल Q स्मॉल Q x। यहां पे केवल मैग्नीट्यूड निकालना है, क्योंकि डायरेक्शन ऑलरेडी हम लोग को मालूम चल चुका है कि ये सेंटर की तरफ है। मतलब अगर इसको सेंटर से डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं तो ये रिजल्टेंट इसको सेंटर की तरफ ही लेकर आएगा, मतलब ऑसिलेटरी मोशन है, ये बात तो कंफर्म हो गया है। एसएचएम है या नहीं ये तो आगे देखेंगे। डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3 डिवाइडेड बाई 2, ये है अपना रीस्टोरिंग फोर्स। और हम देख पा रहे हैं कि ये एसएचएम नहीं है, क्योंकि एसएचएम के लिए रीस्टोरिंग फोर्स सम कांस्टेंट इनटू एक्स के फंक्शन में होना चाहिए था, पर यहां तो x है पर नीचे भी x का फंक्शन है, मतलब ये रीस्टोरिंग फोर्स इस तरीके का नहीं है। मतलब ये ऑसिलेटरी मोशन तो है, क्योंकि पार्टिकल को अगर x पे रिलीज कर दिया जाए तो ये रीस्टोरिंग फोर्स इसको दोबारा से लेकर आएगा और यहां ऑसिलेट तो ये करेगा, पर ये एसएचएम नहीं है। पर सवाल को थोड़ा देखिए, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब x को छोटा लेने को कहा है, ये कंडीशन पुट किया है सवाल में। तो अब हम लोग भी उस कंडीशन को पुट करते हैं, इफ डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉल। इसका कहने का मतलब है कि x को बहुत बहुत छोटा रखना चाह रहा है ये r से। स्मॉल या लार्ज ये जो बाकी अदर डायमेंशंस होते हैं उसके रिस्पेक्ट में। तो इस पूरे सवाल में एक और लेंथ क्या है, इसका रेडियस। तो जो भी डिस्टेंस मेजर हो रहा होगा वो इसी रेडियस के रिस्पेक्ट में मेजर किया जा रहा होगा। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब जो भी आपने डिस्प्लेस किया है वो r के रेस्पेक्ट में बहुत कम होना चाहिए, और अगर ऐसा है तो वैसे में ये नीचे वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से में से एक्स स्क्वायर को नेग्लेक्ट किया जाएगा, क्योंकि r बहुत बड़ा है x से, तो ये x नेग्लेक्ट हो जाएगा, ये r स्क्वायर का पावर 3/2, मतलब केवल r क्यूब। मतलब रीस्टोरिंग फोर्स के कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई r क्यूब इंटू एक्स। अगर k का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई k 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 के बराबर होता है, और फिर ये r क्यूब इंटू एक्स। अब ध्यान दीजिए, क्या अब ये एसएचएम का इक्वेशन है? हां, अब ये एसएचएम का इक्वेशन है, क्योंकि ये ब्रैकेट का हिस्सा कांस्टेंट है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, और यही कंडीशन होता है एसएचएम का, जो कि हम लोग पढ़ के आए हैं। तो मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट को बहुत छोटा कर दिया जाए तो उस केस में अपना पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करेगा, और वहां पे फोर्स कांस्टेंट का वैल्यू कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 r क्यूब के बराबर होगा। अब पूछा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, और हम लोग जानते हैं कि टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m डिवाइडेड बाई फोर्स कांस्टेंट, मतलब x के पहले के कांस्टेंट को हम लोग फोर्स कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, जिसको कि हम लोग एसएचएम में k सिंबल दिए थे। मतलब इसका टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m डिवाइडेड बाई k, तो ये नीचे का हिस्सा ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये m भी ऊपर ही है, इंटू r क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल Q स्मॉल q। तो इस स्पेसिफिक केस में अपना चार्ज एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, और उस एसएचएम का इक्वेशन उस एसएचएम का रीस्टोरिंग फोर्स यहां दे दिया गया। ये भी ध्यान रहे कि ये एसएचएम तभी करेगा जब डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा हो। बड़े डिस्प्लेसमेंट के लिए एसएचएम नहीं है, ये आईआईटी और नीट दोनों पहले पूछ चुका है कि क्या एक्स खिसका के छोड़ दिया जाए तो ये एसएचएम करेगा? नहीं, एक्स खिसका के छोड़ दिया जाए तो जो अब इक्वेशन आ रहा है वो एसएचएम का इक्वेशन नहीं है, तो ये एसएचएम नहीं करेगा, लेकिन ये ऑसिलेशन का इक्वेशन है। मतलब ये लौटेगा, मतलब ऑसिलेट तो करेगा पर एसएचएम नहीं करेगा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट को बहुत छोटा किया जाए तो अब जो इक्वेशन है वो एसएचएम का इक्वेशन है, और
अगर ये SHM कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड इस फॉर्मूले से दिया जाएगा। आप एक बार इसको नोट कर लें। तो इस तरीके से एक रिंग के एक्सिस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कब मैक्सिमम होगा, कब जीरो होगा, ग्राफ कैसा है, ये हम लोगों ने देखा। सारे इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है। अब इसके डेरिवेशन वाले पार्ट को देखते हैं। डेरिवेशन एक तरह का सवाल होता है, मतलब चलिए इसको सवाल में ही लिख लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक रिंग है और इस रिंग पे यूनिफॉर्मली क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया प्लस क्यू चार्ज, ये यूनिफॉर्म। अब इसके एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये हमसे जानना चाह रहा है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स एक्सिस at distance x from center। मतलब अभी जो हम लोग पढ़े हैं उसका डेरिवेशन हम लोग उसको एक सवाल के फॉर्म में लिख लिए हैं। रिजल्ट तो जनरलाइज्ड केस होता है एक स्पेसिफिक कंडीशन का, खास करके जब चार्ज यूनिफॉर्म हो तब यह आइडियल कंडीशन होता है। तो इस कंडीशन पे जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग जनरल केस मानते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग को सवाल में चार्ज यूनिफॉर्म देता है, तो बार बार हम लोगों को मैथमेटिक्स लगाकर सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, टाइम टेकिंग हो जाता है। तो एक तरह के सवाल के लिए एक ही तरह का रिजल्ट होता है, और वही रिजल्ट हम लोग देख रहे थे कि कैपिटल क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अब बात है कि अगर इसको कोई हमसे पूछे मैथमेटिकली कैसे निकाल कर लाओगे तो हम क्या करेंगे। तो अब देखिए सवाल आपने लिख लिया होगा, अभी इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। आप दोबारा से इसी डायग्राम को बना लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अब तक एक पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़े हैं। इनफैक्ट कूलम फोर्स भी पॉइंट चार्ज के लिए डिफाइन है। ये रेडियस हम लोग को बता दिया गया है कि ये रेडियस आर है। तो इस रिंग को छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट चार्जेस में हम ब्रेक कर लेते हैं, और एक एलिमेंटल चार्ज है जिसका वैल्यू डी क्यू है। इसकी वजह से इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर देखा जाए तो ये कुछ इस तरफ होगा, और इस मैग्नीट्यूड को हम डी लिख रहे हैं। जहां पे आप देख पा रहे होंगे कि ये एंगल कुछ बना, इसको हम थीटा लिख रहे हैं। जहां पे डी ई का मैग्नीट्यूड हम लिखेंगे के इंटू चार्ज ऑन एलिमेंट। इस एलिमेंट को कहीं भी काट लीजिए, पूरे रिंग पे कहीं भी एक एलिमेंट काट लीजिए, क्योंकि सारे के सारे सिमेट्रिकल होंगे, इस पॉइंट चार्ज से बिल्कुल बराबर दूरी पे होगी। अगर इस दूरी की बात कर लो तो ये होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस एलिमेंट पे हमने माना कि ये चार्ज कुछ होगा डी क्यू, इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू डिवाइडेड बाई सेपरेशन का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये एंगल थीटा है। तो यहां एक इस ट्रायंगल में हम देख सकते हैं कि cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, मतलब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर ये कह लीजिए कि इसका पावर 1/2 लिख लेते हैं, ये अंडर रूट है। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब अलग अलग एलिमेंट के कारण आप ऐसे देखिए, यहां पे एक रिंग है, ये एक पॉइंट है, इस रिंग से, इस पॉइंट से रिंग के सरकमफ्रेंस की दूरी हर जगह अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। लेकिन अगर किसी एक एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए, और किसी दूसरे के कारण देखा जाए, किसी तीसरे के कारण देखा जाए, किसी चौथे एलिमेंट के कारण देखा जाए, तो हर किसी का डायरेक्शन अलग अलग है।
इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप सीधे डीई को इंटीग्रेट करके नहीं ला सकते, तो ऐसे केस में हम इसको दो भाग में बांट लेंगे। एक एक्सिस के तरफ इसको हम लोग डीई एक्स लिख रहे हैं, और एक एक्सिस के परपेंडिकुलर इसको हम लोग डीई वाई लिख रहे हैं। तो ये डी का वैल्यू है। ठीक वैसे ही इसके डायमेट्रिकली अपोजिट में हम लोग एक और एलिमेंट लेंगे, डायमेट्रिकली अपोजिट। इसका भी चार्ज डी क्यू, इसकी वजह से यहां पे आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड डीई, इसके भी दो टुकड़े। इस टुकड़े को हम लिख रहे हैं डी कॉस थीटा, ये टुकड़ा है अपना डीई साइन थीटा। चूंकि डायमेट्रिकली अपोजिट है तो ये एंगल भी थीटा, तो यहां ये एंगल भी थीटा, तो इसकी वजह से इस तरफ एक और टुकड़ा रह जाएगा डीई कॉस थीटा। तो ये डी कॉस थीटा इंटू डी कॉस थीटा, ये 2 इंटू डी कॉस थीटा, जबकि वर्टिकल टुकड़ा ये डीई साइन थीटा। और हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। इसका मतलब है कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके इन दोनों डायमेट्रिक एलिमेंट के कारण एक्सिस के एलोंग 2d cos थीटा होगा। ध्यान रखिए यहां पे दो एलिमेंट लिए गए हैं। तो वैसे ही आप इस पूरे रिंग पे कहीं भी एक चार्ज लीजिए, उसका डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट पे भी एक पॉइंट चार्ज आ जाएगा, और उन दोनों की वजह से हमेशा ही रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस की तरफ एग्जिस्ट करेगा, और उसके परपेंडिकुलर टुकड़े एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डीई नेट ये है 2 इंटू डीई इंटू कॉस थीटा। ये वर्टिकल कंपोनेंट बैलेंस हो रहे हैं डायमेट्रिक एलिमेंट्स के कारण। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम एक्सिस पे लिखना चाहें तो 2d का वैल्यू है k डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जबकि कॉस थीटा है x डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। इसका मतलब 2kx डिवाइडेड बाई 2k डी क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। तो ये दो डायमेट्रिकल एलिमेंट के कारण एक्स डिस्टेंस दूर एक्सिस पे आने वाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डी कॉस थीटा, ये डी नेट। तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो इस डीई नेट को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और यहां से हम देख पा रहे हैं कि कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, क्योंकि x में कोई बदलाव नहीं होना, हमेशा हमारा ऑब्जर्वेशन सेंटर से x डिस्टेंस दूरी है, मतलब थ्रू आउट ऑब्जर्वेशन x के वैल्यू में कोई बदलाव नहीं है, मतलब 2kx डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, और ये इंटीग्रेशन डी क्यू। मन में आ रहा होगा कि डी क्यू का इंटीग्रेशन तो क्यू होगा, लेकिन एक गड़बड़, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू होता पूरे रिंग पे चार्ज को हम जोड़े होते अगर एक ही एलिमेंट लेकर काम कर रहे होते तो, पर इस सवाल में हम लोग एक ही साथ दो दो एलिमेंट लेकर काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कभी भी हम पूरे रिंग को इंटीग्रेट नहीं करेंगे, हम लोग इंटीग्रेशन आधे रिंग पे करेंगे, और आधे रिंग पे इंटीग्रेशन q/2। दो एलिमेंट है, एक एलिमेंट आधा, दूसरा एलिमेंट आधा, पूरा रिंग कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इंटीग्रेशन इज डन on half ring because we have taken two elements। ये ध्यान रखिएगा, दो एलिमेंट लिया है हमने, इसीलिए इंटीग्रेशन को आधे रिंग पे करना है। अगर एक ही एलिमेंट लिया होता तो इंटीग्रेशन पूरे रिंग पे होता। अब चूंकि इंटीग्रेशन आधे रिंग पे होना है तो आधे रिंग का चार्ज q/2 आप यहां पे रख दीजिए q/2, तो ये q/2, तो देयरफॉर ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये है 2kx, यहां पे q/2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
का पावर 3/2, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, दिस गिव्स अस के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, ये है अपना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये रिजल्ट है, आप देख सकते हैं ये रिजल्ट हम लोगों ने पहले भी लाया था। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो बहुत बार आपको ये वेक्टर में लिखने की रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट लिखना चाहें वेक्टर में, या फिर केवल इसको ई ही लिखते हैं, ई बराबर के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, आप यहां पे वेक्टर लगा दीजिए। अब एक्स क्या है, ये एक्स वेक्टर क्या है, ये है पोजीशन वेक्टर किसका, तो ये पॉइंट पी था, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ रिंग, यहां से यहां तक मिलाने वाले वेक्टर का ये वेक्टर, ये अपना एक्स वेक्टर है। लेकिन ध्यान रखिए जब आप वेक्टर फॉर्म में लिख रहे होंगे तो इसको साइन के साथ रखना पड़ेगा, विद साइन। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव। आप देख पा रहे होंगे अगर ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स के डायरेक्शन से मैच करेगा, मतलब अलोंग द एक्सिस, मतलब एक्स पॉइंट पॉजिटिव चार्ज से दूर। अगर ये नेगेटिव होगा तो ये वेक्टर में माइनस साइन, मतलब इसका डायरेक्शन उल्टा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स के अपोजिट, मतलब अगर ये माइनस होता तो एक्स वेक्टर के अपोजिट में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होता पीछे की तरफ। तो ये उसका डेरिवेशन था। डेरिवेशन तो जस्ट उसका मैथमेटिकल सॉल्यूशन है। एक रिंग के कारण एक्सिस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका मैथमेटिकल सॉल्यूशन हम लोग इस तरीके से देते हैं। अगर कंडीशन चेंज कर दें तो आपका फॉर्मूला वहां काम नहीं आएगा और फिर आपको इसी तरीके से आपको एलिमेंट लेकर काम करना पड़ेगा। तो आप एक बार देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। अगर ये बात आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, मतलब हम सफल हो गए। और अगर कहीं डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हम जब भी देखेंगे तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर कुछ वैसा लगा कि वहां पे सॉल्व कर पाना पॉसिबल नहीं है तो उसको अगले क्लास में आते ही सबसे पहले हम उस डाउट को क्लियर करेंगे और फिर हम लोग आगे का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। तो अभी एक खास बात, ये अगर हमारे पास रिंग है जैसा अभी हम लोग देख चुके हैं, इसके एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट P, अगर इसके पास टोटल चार्ज प्लस Q और ये यूनिफॉर्मली बटा हुआ है तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग का रेडियस R, इलेक्ट्रिक फील्ड E, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमारे पास आ चुका है के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ध्यान दें यहां पे क्यू चार्ज यूनिफॉर्म है, लेकिन इस एक्सप्रेशन का यूज हम तब भी कर सकते हैं जब हमारा चार्ज एक रिंग पे पड़ा हो डिस्क्रीट फॉर्म में, लेकिन ध्यान रहे वो सब एक यूनिफॉर्म डिस्क्रीट नेचर होना चाहिए। मतलब समझिए इस बात को कि अगर यही रिंग होता और इस रिंग के पास कोई चार्ज नहीं है और यूनिफॉर्म 60 डिग्री, जैसे Q Q Q Q Q Q, ये कुल मिला के आपके 6 चार्ज हैं, सारे के सारे डिस्क्रीट हैं और ध्यान रखिए आइडेंटिकल होने चाहिए। ये भी Q, ये भी Q, स्मॉल q स्मॉल q स्मॉल q स्मॉल q, रिंग का रेडियस R है। और अगर ध्यान दिया जाए तो ये रिंग का एक्सिस है x डिस्टेंस दूर ऑब्जर्वेशन पॉइंट P, और यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखा जाए तो चूंकि सारे के सारे चार्जेस आइडेंटिकल हैं एंड सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है रिंग पे,
तो इस केस में भी ये एक्सप्रेशन काम कर जाता है, बस ये पहले टोटल चार्ज ऑफ द रिंग था, अब ये समेशन ऑफ टोटल चार्जेस ऑन द रिंग, ये लिखना पड़ेगा x डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ध्यान रहे कि इस केस में चार्ज इज आइडेंटिकल, charges are identical and distributed symmetrically over entire ring। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। वैसे तो ये रिजल्ट अपने कंटिन्यूअस चार्ज के लिए है, यहां पे चार्ज कंटिन्यूअसली पूरे रिंग पे यूनिफॉर्मली फैला हुआ था, और हम लोग देखें कि इसकी वजह से ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। पर डिस्क्रीट केस में भी इस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, बस एक ही कंडीशन है कि आप जो भी चार्ज रख रहे हैं वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए हर एक मामले में। तो वैसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे टोटल चार्ज हुआ करता था वहां पे समेशन ऑफ चार्जेस रख देंगे। अभी देखिए इसका हम यूज करते हैं। इनफैक्ट इसका यूज एक सवाल हम लोग पहले किए थे, एक बार आप इसको देख लो, लिख लो, ये काफी रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है। जैसे याद कीजिए कूलम्स लॉ में हमने एक सवाल करा था। हमारे पास एक स्क्वायर साइड लेंथ L, इसके चारों कोने पे आइडेंटिकल चार्ज Q रखा गया था। ये वर्टेक्स हैं, हर एक वर्टेक्स पे आइडेंटिकल चार्ज Q। ये डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है। ये आप समझ सकते हैं कि ये एंगल भी 90 होगा और ये एंगल भी, मतलब यहां पे डायगोनल्स 90 डिग्री पे कट करते हैं स्क्वायर में। सवाल कुछ ऐसा है कि यहां से h हाइट ऊपर हमारे पास कोई एक पॉइंट है P पॉइंट पे कोई एक टेस्ट चार्ज रखा गया है Q0। हमसे पूछ रहा था, चलिए इस पॉइंट का नाम हम P कह रहे हैं, फाइंड नेट फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q0। याद आया कुछ? ये सवाल पहले कर चुके हैं हम लोग, होमवर्क डिस्कस, ये किसी लेक्चर में ये सवाल हम लोग सॉल्व कर चुके हैं कूलम्स लॉ में। तो पहले तो हम लोग एक एक चार्जेस का फोर्स लिखते थे और यहां चार फोर्स, चारों का रिजल्टेंट निकाल के आंसर ले आए थे। आज जो अभी हम लोग पढ़े हैं इसके हेल्प से भी इस सवाल को हम कर सकते हैं। आप देखिए ये एक हाइपोथेटिकल सा रिंग बना लीजिए और ये चारों चार्जेस ये सजा दिए। देखिए ये स्क्वायर की तरह बन रहा होगा। हम देख पा रहे हैं कि इन चारों चार्जेस को हम चाहें तो एक रिंग पे रख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये एक रिंग है, मतलब कुल मिला के ये चार चार्ज, वैसे तो हम लोगों को सवाल में स्क्वायर पे दिया गया था, लेकिन अब हम इसके सिमेट्री को देखकर कह सकते हैं कि इसको रिंग पे भी इस तरीके से रख सकते हैं। बस इस रिंग का रेडियस नहीं पता, ये रिंग का रेडियस होगा R। ये सेंट्रोइड C और इस पॉइंट को अगर हम A मार्क कर रहे हैं तो यहां पे
लेंथ सी ए, ये अपना रेडियस है। लेंथ सी ए निकालना आसान है, क्योंकि स्क्वायर का लेंथ एल, तो ये डायगोनल का लेंथ √2l, और ये लेंथ सी ए इस डायगोनल का आधा है, मतलब √2l डिवाइडेड बाई 2, मतलब l डिवाइडेड बाई √2। आप देख पा रहे होंगे कि ये चारों के चारों चार्ज सिमेट्रिकली आइडेंटिकल है और साथ ही साथ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। देख लीजिए ना, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब हर कोई 90 डिग्री एंगल पे मौजूद है। मतलब किसी भी एक चार्ज को देखें, पे बैठ कर देखें, तो बाकी तीनों चार्ज का पोजीशन एक जैसा दिखेगा। तो वैसे केस में अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था डिस्क्रीट चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला एक्सिस पे ये एप्लीकेबल होगा। तो बात ये है कि यहां से h हाइट ऊपर अगर ये कोई पॉइंट P है, तो क्या यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं? तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E बराबर अभी जस्ट पढ़े हैं K समीशन ऑफ चार्जेस इनटू x। यहां पे सेंटर से P पॉइंट तक की दूरी को x कह रहे हैं, तो x तो यहां h के बराबर है, डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2। इसका मतलब है कि ये समेशन ऑफ चार्जेस q q q q, तो ये होना है 4q इंटू h डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर का पावर 3/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है किस जगह पे? P पॉइंट पे। और यहां पे चूंकि एक टेस्ट चार्ज Q0 रख दिया गया, तो अब हम लोग जानते हैं कि किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उसके ऊपर एक फोर्स आता है, और वो फोर्स चार्ज इंटू उस जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड EP से लिख रहे हैं, तो देयरफॉर नेट फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q0, ये चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P हम लोग डिस्क्रीट चार्ज के फॉर्मूले से ला चुके हैं, अभी इसमें Q0 मल्टीप्लाई करेंगे, अपना आंसर आ गया। तो ये हो गया 4k Q0 h डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर का पावर 3/2। आप पुराने लेक्चर्स में जाकर इसको देख सकते हैं, अगर आपने नोट्स बनाया होगा तो ये सवाल आपकी कॉपी में होगा भी। आप देख सकते हैं कि वहां पे हमने इसी सवाल को कूलम्स फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के तरीके से सॉल्व करा। एक चार्ज पे इस पे आने वाले 4 फोर्स होंगे, चारों का रिजल्टेंट निकाले थे, और उस रिजल्टेंट को निकालने के बाद हम देखे थे कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में रिजल्टेंट 0, तो जो भी रिजल्टेंट होगा वो वर्टिकल होगा, और उसका मैग्नीट्यूड इतना ही था। आप वहां पे जाकर क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो उसी सवाल को करने का ये बहुत आसान तरीका है, क्योंकि यहाँ पे हम स्क्वायर के साथ चारों चार्जेस को मान सकते हैं कि वो रिंग पे पड़े हुए चारों चार्ज हैं और वो आपस में सिमेट्रिकल है, इसलिए अपना फॉर्मूला आसानी से लग गया। बच्चों याद कीजिए, जस्ट पिछले क्लास में भी एक सवाल दिए थे, उसमें हमारे पास 4 नहीं 3 चार्जेस थे। अगर आपको सवाल याद आ रहा होगा, जिसमें हम लोगों ने ग्राफ का डिस्कशन किया था, उसके आखिर में हमने एक सवाल दिया था कि हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसके तीनों कोने पे आइडेंटिकल चार्ज Q है, ये लेंथ L, ये लेंथ L, ये लेंथ L, और ये इसका सेंट्रॉइड है। ये C, यहां से H हाइट ऊपर किसी एक पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को कहा गया था। याद आ रहा है कुछ? ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों कोने पे एक एक चार्ज है,
उसके उस प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंट्रॉइड से h हाइट ऊपर एक पॉइंट P है और वहां पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को कहा गया था। ये लास्ट सवाल था। तो इसका अगर आंसर की बात करें तो चूंकि ये तीनों चार्ज इक्विलैटरल ट्रायंगल पे है तो आइडियली मान सकते हैं कि ये एक रिंग का ही हिस्सा रहा होगा इस तरीके से। मतलब आप इसको कुछ यहां देखिए, अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो कह सकते हैं ना कि ये एक रिंग के भीतर है। यहां पे आपके तीनों चार्जेस हैं Q, Q और Q। हम देख सकते हैं कि इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड और इस रिंग का सेंटर दोनों ओवरलैप कर जाएगा और ये लेंथ यहां से यहां, इसी को रेडियस बोला जाएगा। अगर ये लेंथ L है तो हम लोग अपने प्रीवियस कैलकुलेशन से जानते हैं कि ये R बराबर L डिवाइडेड बाय √3। अब चाहे तो ज्योमेट्रिकली निकाल सकते हैं। ये टोटल लेंथ हम लोग जानते हैं, यहां से लेकर यहां तक का लेंथ √3L/2 और ये हिस्सा इस पूरे का 2/3 होता है। तो अगर अच्छे से लिखूं तो 2/3 √3L/2, ये 2 खत्म, तो ये L डिवाइडेड बाय √3। ये पहले भी सवाल में यूज हो चुका है और ये आपको अब तक आ भी चुका होगा। और सवाल में ये कह रहा था कि यहां से h हाइट ऊपर सेंटर से किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो कायदे से ये एक रिंग का चार्ज है, मतलब इसको अगर फ्रंट व्यू में देखूं तो ये हमारे पास एक रिंग है जिसके पास ये 3 चार्ज बटे हुए हैं, 1, 2 और 3। ये उसका सेंटर है। ये तीनों चार्ज सिमेट्रिकल Q, Q, Q। ये सारे एंगल 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री और ये भी 120 डिग्री, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। और हमसे कह रहा है कि यहां से h हाइट ऊपर किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को E लिख दूं तो अभी जस्ट हमने फॉर्मूला पढ़ा है, E बराबर K समेशन ऑफ ऑल द चार्जेज इंटू x, यहां पे x h के बराबर है, डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मतलब h स्क्वायर का पावर 3/2। समेशन ऑफ चार्जेस की बात कर लें तो ये 3Q, तो K इंटू 3Q इंटू H डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। R स्क्वायर, R कहने का मतलब है L/√3 का स्क्वायर, मतलब ये L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इंटू H स्क्वायर का पावर 3/2। तो इस 3 को पहले कर लीजिए, 3KQ, ये आपका आंसर है। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल कि अगर तीनों कोनों पे आइडेंटिकल चार्ज Q रखा हुआ है तो सेंट्रॉइड से h हाइट ऊपर, जो कि उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, ट्रायंगल के प्लेन के, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कुछ इस एक्सप्रेशन से दिया जाएगा। आप इसको चाहें तो आगे सॉल्व कर सकते हैं, अभी हम इसको यहीं पे छोड़ेंगे। आप इसी सवाल को चाहें तो सुपर पोजिशन से भी कर सकते हैं। पहले वाले कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए, दूसरे वाले कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए, तीसरे वाले कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए और फिर तीनों वेक्टर्स को, चूंकि तीनों अब को प्लानर नहीं है तो फिर आपको थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ेगा और फिर सॉल्व कीजिए, आपका आंसर निकल के आएगा। तो अभी एक आखिरी सवाल है। A point test charge Q is in equilibrium
at distance h on the axis of the ring uniformly charged ring, ब्रैकेट में लिखिए रेडियस r. A point state charge q is in equilibrium at distance h on the axis of the uniformly charged ring, जिसका रेडियस r है. Comment on the type of equilibrium if पहला h greater than r by root 2, दूसरा h less than r by root 2, तीसरा h बराबर r by root 2. मास ऑफ पार्टिकल या मास ऑफ टेस्ट चार्ज बराबर m. ये सवाल का पार्ट है. तो एक सवाल को समझते हैं पहले. एक रिंग है. चलिए, ये हमारे पास एक रिंग है. ये रिंग का सेंटर है. यहां से h हाइट ऊपर, एक टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यू रख दिया गया. चलिए, इस रिंग पे कुछ चार्ज रहा होगा कैपिटल क्यू यूनिफॉर्म. कुछ नहीं लिखा तो रिंग पे चार्ज यूनिफॉर्म लेंगे. इसका रेडियस लिखा है r. इस चार्ज का मास है m, टेस्ट चार्ज का. सवाल में ऐसा कह रहा है कि ये टेस्ट चार्ज इक्विलिब्रियम में है. इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स 0. तो सबसे पहले इसका एबीडी बनाते हैं. तो इस रिंग की वजह से इस टेस्ट चार्ज पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, F इलेक्ट्रोस्टैटिक. जबकि अर्थ इसको वर्टिकली डाउनवर्ड mg से खींचना चाह रहा होगा. और ये हाइट सवाल में मेंशन कर चुका है. ये जिस हाइट पे इक्विलिब्रियम में है वो वर्टिकल हाइट h है. चूंकि इक्विलिब्रियम में है तो ये दोनों आपस में बैलेंस हो रहे होंगे. मतलब F इलेक्ट्रोस्टैटिक मस्ट इक्वल mg. कुछ इस तरीके से. अब यहां पे 3 केसेस हैं. पहला केस, अगर h का वैल्यू r बाय रूट 2 से ज्यादा हो तो क्या होगा. तो अब देखिए, तो अगर हम इसके ऊपर आने वाले फोर्सेस की बात करें तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स तो अर्थ के कारण है, और ये पार्टिकल यहां है या यहां है या यहां है, इस बात को ग्रेविटेशनल फोर्स या उसके वेट से कोई मतलब नहीं है. वेट हर जगह सेम रहेगा. मतलब ये mg में कोई बदलाव नहीं होना. लेकिन अलग अलग एक्सिस के पोजीशंस पे इलेक्ट्रिक फोर्स अलग अलग होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फोर्स कुछ इस तरीके के रूल को फॉलो करता है. ये इलेक्ट्रिक फोर्स और ये x, और ये वो डिस्टेंस है r बाई रूट 2. मतलब अगर देखा जाए तो ऑरिजिन से लेकर r बाई रूट 2 दूरी तक इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है. जैसे जैसे हम एक्सिस से, सेंटर से दूर होंगे एक्सिस पे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है. एक बार r बाय रूट 2 को क्रॉस कर जाते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए ये घटना शुरू हो जाता है. मतलब धीरे धीरे ये घट रहा है. और एक चार्ज पे आने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग जगहों पे अलग अलग है, इस वजह से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस एक्सिस के अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग होगा. मतलब एक बात तो क्लियर है कि इस एक्सप्रेशन में mg में कभी कोई बदलाव नहीं होगा, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पोजीशन डिपेंडेंट होगा.
तो फिर अब इनमें से कोई एक कंडीशन चेक करते हैं। हम पहला कंडीशन चेक करने जा रहे हैं, जब h का वैल्यू r/√2 से ज्यादा है। तो केस 1, h इज ग्रेटर देन r/√2। मतलब अगर इसके ग्राफ को देखा जाए तो इस तरह ग्राफ है, r/√2 कहीं यहां पे मिलने को है, तो इसका सीधा मतलब है h यहां पे है। मतलब अगर ये x एक्सिस है या फिर वर्टिकल एक्सिस है, तो अपना टेस्ट चार्ज यहां पे रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज q इस जगह पे रखा हुआ है, और फिलहाल ये इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पे Q इंटू ई लग रहा होगा। आप देख सकते हैं यही अपना एक्स एक्सिस हम माने हुए हैं, यहाँ पे उस एक्स एक्सिस को इधर कर दिए हैं, तो Q इंटू ई इधर लग रहा है, जबकि mg उसके अपोजिट पीछे की तरफ लग रहा है, और इस जगह पे ये दोनों बैलेंस्ड है। अब थोड़ा सा चेक करते हैं, इक्विलिब्रियम का कंडीशन चेक करने के लिए हम लोग चार्ज को थोड़ा उसके पोजीशन से डिस्प्लेस करके देखते हैं। तो जैसे ही इस चार्ज को हम यहां से थोड़ा आगे डिस्प्लेस करेंगे, थोड़ा आगे डिस्प्लेस कर दिया हमने, डिस्प्लेस कर देने के कारण इसके ग्रेविटेशनल फोर्स में तो कोई बदलाव नहीं होगा। पहले भी mg था, अभी भी mg, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही बोले कि mg में कोई वेट में कोई बदलाव नहीं है। लेकिन जैसे ही इस चार्ज को थोड़ा आगे शिफ्ट किए, थोड़ा आगे शिफ्ट किए, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कम हो गया। मतलब इक्विलिब्रियम के पास जितना इलेक्ट्रिक फील्ड था, उससे कम इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पे है। इस वजह से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आ रहा है, ये अब Q इंटू E1 लिखते हैं, और यहां पे ये E1, अगर यहां पे E है तो E1 ये छोटा होगा E से। मतलब अभी भी अपने चार्ज पे दो तरह के फोर्स हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि उसको मीन पोजीशन मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने की कोशिश में लगा हुआ है, और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि उसको दूर करना चाह रहा है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स छोटा हो चुका होगा ग्रेविटेशनल से, क्योंकि दूर बढ़ते ही इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कमजोर हो गया, इस वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स छोटा हो गया। इसका मतलब इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो mg अब बड़ा हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, तो नेट फोर्स ये पीछे की तरफ लग रहा होगा। मतलब ये इस चार्ज पार्टिकल को उसके मीन पोजीशन पे लौटाने की कोशिश कर रहा होगा इस जगह पे। ये तो स्टेबल की कंडीशन है, लेकिन केवल एक तरफ डिस्प्लेस करके हम लोग स्टेबल, अनस्टेबल या न्यूट्रल चेक नहीं करते, तो हम लोग अब इसको दूसरे तरफ डिस्प्लेस करेंगे। ये उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस कर दीजिए, ये अपना चार्ज क्यू है। ग्रेविटेशनल फोर्स में अभी भी कोई बदलाव नहीं, mg के ही बराबर है, लेकिन इसके हल्का थोड़ा सा पहले आ जाने से अब इसके, मान लीजिए ये अपना h है, ये इसके आगे गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे छोटा हो गया, और इससे पहले आ गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से ज्यादा हो गया। इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड को E, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड को E1, और इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर E2 लिखा जाए, तो हम देख सकते हैं कि H से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी ज्यादा है E से। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, तो ये आने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी ज्यादा, तो ये हो गया Q इंटू E2। क्योंकि हम लोग जान रहे हैं, यहां से देख पा रहे हैं कि E2 का वैल्यू बड़ा है E से। अब अगर चार्ज पे आने वाले दोनों फोर्स को कंपेयर करूं, तो इन दोनों में Q E2 बड़ा है, तो रिजल्टेंट अगर छोड़ दिया जाए तो ये फिर से उसको मीन के तरफ या इक्विलिब्रियम की तरफ लौटने के लिए मजबूर करेगा। इसका मतलब है कि H पे जब चार्ज रखा जाए तब तो वो इक्विलिब्रियम में है, H से थोड़ा ऊपर कर दिया जाए और छोड़ दिया जाए तो वो लौट आना चाहेगा अपने प्रीवियस पोजीशन पे। H से हल्का नीचे करके छोड़ दिया जाए, हल्का पहले करके छोड़ दिया जाए,
तो फिर से लौट आएगा अपने प्रीवियस पोजीशन पे। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को तो हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसका मतलब है जो पहला वाला केस है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। मतलब जब h का वैल्यू r/√2 से ज्यादा होगा उस वक्त जो इक्विलिब्रियम स्टेट है अपने चार्ज पार्टिकल का वो स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट है। ठीक वैसे ही अभी आपके पास एक सवाल और है, जब h लेस देन r/√2 हो, मतलब ये अगले केस में ये चार्ज अपना जो चार्ज है वो r/√2 के पहले कहीं इधर रखा हुआ है तो फिर आप चेक कीजिए, बिल्कुल इसी तरीके से चेक कीजिए कि वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो मैं बस आंसर लिख देता हूं। अगर आप केस 2 की बात कर लें, केस 2 और मतलब दूसरा या तीसरा, दूसरा वाला भी अनस्टेबल है, तीसरा वाला भी अनस्टेबल है। तो ये आप खुद से एक बार चेक करने की कोशिश करिए, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से हमने एक एक चीजों को यहां एक्सप्लेन करा है आप इसके लिए अप्लाई करें और आप देखेंगे कि वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन निकल के आ जाएगा। तो एक बार इसको देख लीजिए। अगर ये डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि उसको अगले क्लास में आकर हम आपको बता सके कि क्यों अनस्टेबल है। लेकिन आप ट्राई जरूर कीजिएगा, एक बार आप देख लीजिए और लिख लीजिए कॉपी में। तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिला होगा और एक एक बातें, छोटी छोटी सारी बातें आपके समझ में आई होगी और रिंग से जुड़े सवाल में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है समझने में, बेसिक कॉन्सेप्ट या अंडरस्टैंडिंग या फिर सवाल में, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और हम कोशिश करेंगे कि उसको अगले लेक्चर में आपके उस डाउट को सॉल्व करके अपना लेक्चर आगे बढ़ाएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको स्प्रेड करने में हेल्प करें ताकि थोड़ा उनका भी हेल्प हो सके। थैंक यू।